हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आ चुका हूँ नई वीडियो लेकर। और आज का वीडियो होने वाला हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 1 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मारीयान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। यानी जो मारीवान थी वह किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस की। किस देश की? रूस की। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनान को। किसको कहा जाता था? यूनान को कहा जाता था। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1688 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1688 ईस्वी में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। यानी 1789 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। यानी जो क्रांति हुई थी उसमें कौन वहाँ का राजा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुब्रो। कौन था? बुब्रो था। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर पूछे कि फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी तो उसका सही आंसर होगा 1789 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। यानी जो नेपोलियन संहिता था वह किस वर्ष लागू की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 युद्ध किए। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध किए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि वियना कांग्रेस था उसमें कौन राष्ट्र था जो शामिल नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जर्मनी उसमें शामिल नहीं था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। यानी जो वियना कांग्रेस था उसमें पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस ने। किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने प्रस्तुत की। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यंग इटली के संस्थापक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, यंग इटली के संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेजिनी था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी था। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यंग इंडिया अगर होगा तो उसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे क्या कि फ्रांस के किस शासन, यानी फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँ। अंग्रेजी राजा की भांति अगर अंग्रेजी जैसे शासन करते हैं वैसे शासन करने की अपेक्षा मैं लकड़ी काटना ही अधिक पसंद करूँगा। ऐसा किस राजा ने कहा? तो वो भी फ्रांस के किस राजा ने। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चार्ल्स दसम ने। किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था कि मैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लकड़ी काटना ही पसंद करूंगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर देख सकते हैं, प्रसा का शासक कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रसा देश था उस देश का शासक कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विलियम प्रथम था। प्रसा देश का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। दोस्तों टाइप करते समय कुछ त्रुटियां हुई है तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। पूछ रहा है क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तुर्की को। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछता है।
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? यानी जो नेपोलियन था वह जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राइन संघ की। किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? यानी किस संधि के द्वारा कि स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंडियानोपुल की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? एंडियानोपुल संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र के स्वतंत्र की क्या हुई? स्थापना की गई थी। चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इटली, यंग यूरोप और यंग इंडिया, इन तीनों का आप लोग को याद रखना है। इन तीनों की स्थापना किसने की? तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेजीनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजीनी ने। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौ गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? यानी नौ गुएल्फ आंदोलन जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इटली में। आपको याद रखना है कि जो नौ गुएल्फ आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेटरनिक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटरनिक जो था वह कौन था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी जो कार्बोनरी थी उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1810 ईस्वी में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निरंकुश राजतंत्र। कैसा शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में कि लाल कुर्ती नामक संस्था था उसका गठन किसने किया था, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गैरीबोल्डी ने। किसने किया था? गैरीबोल्डी ने लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी जो राष्ट्रवाद था उसकी अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुनर्जागरण से। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का जो अवधारणा था वो कहाँ से शुरू हुआ था? पुनर्जागरण से ही शुरू हुआ था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिस्मार्क ने। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कौन ऐसा युद्ध था उसके बाद जर्मनी का जो एकीकरण था वह पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हो। ये ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यानी जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपोलियन 3। कौन था? नेपोलियन तीसरा था जो जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय वहाँ का फ्रांस का शासक था। ठीक है, तो चलिए तो दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।